हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंजिश से इश्क भाग 40 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। रघुवंशी विला में अचानक एक साथ गूंजी 3 मोबाइल नोटिफिकेशंस ने सन्नाटे को चीर दिया। जैसे ही त्रिशा ने उस वीडियो क्लिप को खोला, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। स्क्रीन पर जो मंजर था उसने एक माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह नैना की वही तरफ थी जो अर्जुन ने लाइव टेलीकास्ट की थी। त्रिशा रुंधे गले से, नैना मेरी बच्ची। उसके पैर बेजान हो गए और वह धम से सोफे पर गिर पड़ी। त्रिशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, पर गले से आवाज जैसे गायब हो गई थी। वही हाल रणविजय जी का था। उनका हाथ अपने सीने पर जा टिका, जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। मीरा जी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हॉल में सौर, वीर, काव्या और नैरा भी मौजूद थे। वे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब पत्थर की मूरत बन गए। बरों के चेहरे पर छाई वो दहशत और गहरा धक्का उन्हें डरा रहा था। वीर घबराकर आगे बढ़ते हुए कहा, मॉम क्या हुआ है आप लोगों को? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? मॉम प्लीज कुछ तो बोलिए। वहीं सौर ने त्रिशा का हाथ थामा और कहा, बुआ क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? कुछ तो बोलिए। तभी सौर्य की बाज जैसी नजरें रणविजय जी के गिरे हुए फोन पर पड़ी। उसने तेजी से झुककर फोन उठाया। जैसे ही वीर और सौर्य की नजरें उस मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके होश उड़ चुके थे। वीडियो में अपनी छोटी बहन, अपनी गुड़िया को उन दरिंदों के बीच घिरा देख वीर का कलेजा फट गया। सौर्य की आंखों में बेपनाह दर्द के साथ साथ एक जानलेवा हैरानी उतर आई थी। तभी वीर ने दहाड़ते हुए कहा, गुड़िया, हमारी गुड़िया, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ और किसने किया? वीर और सौर्य को अब किसी के जवाब का इंतजार नहीं था। उन्हें ना त्रिशा की सिसकियां सुनाई दे रही थी और ना रणविजय जी की गिरती हालत दिख रही थी। उनके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मृत्युंजय रानावत। बिना एक शब्द कहे दोनों भाई तूफान की तरह हॉल से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे त्रिशा, रणविजय जी और नैरा भी बदहवास होकर बाहर निकले। त्रिशा की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वह बस पत्थर की तरह अपनी बेटी का चेहरा याद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय नैना को सीधे अपने फार्म हाउस लाया था। वह जानता था कि अगर शहर के बड़े हॉस्पिटल में नैना को ले जाया गया तो मीडिया के गीत और पुलिस के सवाल उसे नोच खाएंगे, और इस वक्त मृत्युंजय रानावत किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। फार्म हाउस के सबसे बड़े कमरे को आईसीयू में बदल दिया गया था। शहर के बेहतरीन डॉक्टरों की टीम नैना की डूबती सांसों को वापस लाने की जंग लड़ रही थी। कमरे के बाहर गलियारे में मृत्युंजय एक पत्थर के बुत की तरह खड़ा था। उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं था, पर दिमाग में एक खौफनाक फिल्म चल रही थी। अर्जुन रघुवंशी का वो घिनौना शब्द किसी जहरीले डंक की तरह उसके कानों में चुभ रहे थे। जैसे उसने कसकर अपनी आंखें बंद की, उसे आज की नैना नहीं बल्कि 20 साल पहले अपनी सगी बहन का चेहरा नजर आया। ठीक ऐसी ही हालत, ऐसा ही बेजान शरीर और वही बेबसी। मृत्युंजय मन ही मन टूटते हुए कहा, नहीं, फिर से नहीं। मैं उन्हें नहीं बचा पाया था, पर तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा स्वीटहार्ट। अगर मौत तुम्हें लेने आई तो उसे मुझसे टकराना होगा। वहीं अगस्त और विपिन थोड़ी दूर पर खड़े थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मृत्युंजय का यह रूप नहीं देखा था। वह न तो चिल्ला रहा था, न चीजें तोड़ रहा था। वह बस खड़ा था, एक ऐसी खामोशी के साथ जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। विपिन धीमी आवाज में कहा, अगस्त सर, बॉस की हालत देख रहे हैं? उनकी सांसें इतनी भारी है जैसे वो खुद भी अंदर से मर चुके हो। मुझे डर लग रहा है कि अगर डॉक्टर बाहर आकर कुछ बुरा बोले तो बॉस भोपाल को शमशान बना देंगे। अगस्त के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद अंदर से बहुत डरा हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला।
मुख्य डॉक्टर पसीने पसीने होकर बाहर निकला। मृत्युंजय ने अपनी आंखें नहीं खोली, पर उसके शरीर में एक हल्की सी थरथराहट हुई। डॉक्टर कांपती आवाज में कहा, मिस्टर रनावत, हमने ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन मृत्युंजय ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की लाली देखकर डॉक्टर 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन क्या? मृत्युंजय की आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। डॉक्टर ने गहरी सांस लेके कहा, लेकिन उनका दिमाग किसी बहुत गहरे सदमे में चला गया है। उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद ही जीने की इच्छा छोड़ दी हो। हमें उन्हें किसी ऐसी बात से ट्रिगर करना होगा जिसकी उन्हें उम्मीद हो, जो उन्हें इस दुनिया में वापस खींच लाए, वरना हम उन्हें खो देंगे। यह सुनकर अगस्त और विपिन सन रह गए। नैना, जो हर मुश्किल से लड़ना जानती थी, अचानक हार कैसे मान सकती थी? मृत्युंजय के जहन में भी यही सवाल जहर की तरह दौड़ रहा था। उसने झटके से मुख्य डॉक्टर का कॉलर अपनी मुट्ठियों में जकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। मृत्युंजय की आंखों में इस वक्त वह वहसीपन था जिसे देखकर यमराज भी रास्ता बदल दे। मृत्युंजय दांत पीसते हुए खौफनाक आवाज में कहा, मैं तुम्हें यहाँ अपनी बकवास सुनाने के लिए नहीं लाया हूँ। अगर मेरी नैना को कुछ भी हुआ तो याद रखना, भोपाल का एक भी डॉक्टर जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी डिग्री और तुम्हारी ये मशीनें किस काम की है, अगर तुम मुझे ये बता रहे हो कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है? डॉक्टर की सांसें हलक में अटक गई। उसने कांपते हुए अपना थूक निगला और हाथ जोड़ लिए। वह हकलाते हुए बोले, मिस्टर रनावत, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। उनकी हालत ऐसी है कि हम उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते। उनका शरीर झेल नहीं पाएगा। उन्हें किसी याद, किसी एहसास या किसी ऐसी बात का ट्रिगर चाहिए जो उनके दिमाग को झकझोर दे। अगर आप लोग उन्हें कोई ऐसी उम्मीद दे सके जो उन्हें वापस खींच लाए, तो ही कोई रास्ता है, वरना आप हमें गोली मार दीजिए, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर के उन शब्दों ने मृत्युंजय के हाथ ढीले कर दिए। उसका हाथ कॉलर से फिसल गया। भगवान नहीं है हम, ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगा। वो भारी कदमों से पीछे हटना शुरू किया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और माथे की नसें फटने को रेडी थी। वह लड़खड़ाते हुए फार्म हाउस के मुख्य हॉल में आया। धाय धाय धाय। अचानक पूरा फार्म हाउस गोलियों की गूंज से दहल उठा। मृत्युंजय ने अपनी गन निकाली और पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसे अपनी लाचारी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह सब कुछ राख कर देना चाहता था। दीवारें गोलियों के निशानों से छलनी हो गई। पेंटिंग्स और सोफे, कीमती सिल्क और कैनवास के पर खच्चे उड़कर हवा में तैरने लगे। कांच के टेबल हजारों टुकड़ों में टूटकर फर्श पर बिखर गए। वह चिल्ला नहीं रहा था, पर उसकी गन से निकलने वाली हर गोली एक चीख थी। वह फिर से वही 8 साल का लड़का बन गया था जो अपनी बहन को मरते हुए देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। आज भी वह अपनी स्वीटहार्ट के लिए बेबस था। हॉल में बारूद की गंध फैली थी और गोलियों का शोर अब सन्नाटे में बदल चुका था। मृत्युंजय की रिवॉल्वर खाली हो चुकी थी, पर उसके दिमाग में डॉक्टर के शब्द किसी जहरीले मंत्र की तरह गूंज रहे थे। जीने की वजह देनी होगी, कोई ऐसा एहसास जो उसे वापस खींच लाए। उसने झटके से अपनी रिवॉल्वर फिर से लोड की। खटखट की वह आवाज़ खामोश फार्म हाउस में मौत की दस्तक जैसी थी। वह भारी डरावने कदमों से दोबारा आईसीयू की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कमरे में घुसा, डॉक्टर और नर्सें दीवार से सट कर दुबक गई। मृत्युंजय की आंखों में इस वक्त वह पागलपन था जिसे देखकर साक्षात काल भी कांप जाए। अगस्त और विपिन बदहवास होकर पीछे पीछे आए, पर कमरे का नजारा देखकर उनके पैर जमीन में धंस गए। मृत्युंजय की गहरी सुलगती हुई नजरें नैना पर टिकी थी। मशीनों और ट्यूब्स के जाल में फंसी नैना किसी सफ़ेद मूरत की तरह निर्जीव लग रही थी। उसका वह पीला चेहरा मृत्युंजय के कलेजे को छलनी कर रहा था। अचानक पूरे कमरे में सबकी सांसें अटक गई जब मृत्युंजय ने अपनी भरी हुई रिवॉल्वर सीधे अपने ही माथे पर सटा दी। अगस्त पागलों की तरह चिल्लाते हुए, एमजे, नहीं, ये क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, गन नीचे करो। विपिन का भी चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी।
पर मृत्युंजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी और उसकी नज़रें सिर्फ नैना की बंद आंखों पर जमी थी। वो भारी, गहरी और कांपती आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ स्वीटहार्ट, तुम मुझे सुन रही हो। तुम्हारी ये डूबती धड़कनें, ये ठहरती हुई सांसें सब मुझे सुन सकती है। उसने ट्रिगर पर थोड़ा और दबाव बनाया। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गई थी। मृत्युंजय ने कहा, तुम चाहती थी ना कि मैं अपनी जुबान से वो लफ्ज़ निकालूं जो मैंने आज तक खुद से भी नहीं कहे? तो सुनो, तुम्हारा ये मिस्टर रनावत तुमसे बहुत प्यार करता है स्वीटहार्ट, बेइंतहा बेहिसाब मोहब्बत करता है तुमसे। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। तुम मेरी जीने की वजह हो। इस पत्थर दिल रनावत का दिल अगर धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। उठो और साबित करो कि तुम मृत्युंजय रनावत की स्वीटहार्ट हो। साबित करो अपना वो प्यार जिसका दम तुम हर वक्त भरती हो। कहती हो ना कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, तो आज उस मोहब्बत को साबित करने का वक्त है। अभी तो हमारे प्यार का असली टसन बाकी है स्वीटहार्ट। मृत्युंजय की आंखों में इस वक्त आंसू नहीं, बल्कि एक जिद थी, अपनी जिंदगी को मौत के जबरे से छीन लाने की जिद। मृत्युंजय ने फिर कहा, अभी तो हमें दुनिया को दिखाना है कि हम दोनों में से कौन किसके लिए ज़्यादा पागल है, किसका प्यार जुनून की हदें पार कर चुका है। मृत्युंजय के होठ काँप रहे थे। उसकी नज़रें नैना के चेहरे के एक एक नक्श को पी रही थी। वह उसे खोने का खौफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड कोई हलचल नहीं। उसकी आंखें और भी गहरी लाल हो गई। तुम हार मान चुकी हो स्वीटहार्ट। उसने रिवॉल्वर और कस ली। तो सुन लो, अगर आज तुमने ये आंखें नहीं खोली तो इस बंदूक की सारी गोलियां मैं अपने सीने के पार उतार दूंगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खौफनाक शांति थी। वह दहाड़ते हुए कहा, अगर तुम नहीं उठी तो तुम्हारे बिना इस रनावत के वजूद की कोई कीमत नहीं है। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर तुम्हारी इस खामोशी से नहीं। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने से पहले खुद को मारना पसंद करूँगा। क्या तुम यही चाहती हो कि दुनिया कहे कि तुम्हारा मिस्टर रनावत इतना कमज़ोर और बेबस निकला कि अपनी स्वीटहार्ट की सांसें वापस नहीं ला सका और खुद को ख़त्म कर लिया? उठो नैना, अपनी ये आंखें खोलो, वरना यह आखिरी गिनती होगी। कमरे में मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई जब मृत्युंजय की उंगली ने ट्रिगर पर दबाव बनाया। मृत्युंजय ने कहा, 1। अगस्त ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मृत्युंजय की आंखों के पागलपन ने उसे वहीं जमा दिया। मृत्युंजय ने गहरी सांस लेकर कहा, 2। वही नैना एक ऐसा स्याह और गहरे अंधेरे कुएं में गिर रही थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ उसे अर्जुन रघुवंशी की वह बहसी हंसी और उसके जहरीले शब्द सुनाई दे रहे थे, तुम एक गंदा खून हो, तुम्हारा बाप अयाज था। उन शब्दों का बोझ उसे और गहराई में खींच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से एक भारी, टूटी हुई और गरजती हुई आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ मृत्युंजय रनावत की थी। वह उसे खींच रही थी, उसे ललकार रही थी और उसे जीने की वजह दे रही थी। नैना के दिमाग में एक फिल्म की तरह मृत्युंजय के साथ बिताए हुए सारे पल घूमने लगे। उनका टकराना, मृत्युंजय की बेरुखी और फिर वह पागलपन वाला प्यार। आईसीयू के अंदर सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। अगस्त और विपिन की आंखों में दहशत थी। मृत्युंजय ने जैसे ही अपनी रिवॉल्वर माथे पर टिकाकर पूरी शिद्दत और दर्द से कहा, 3। उसी पल जैसे नैना की रूह ने उस अंधेरे कुएं की दीवारों को तोड़ दिया हो। बीप 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 की आवाज़ से मॉनिटर पर जो लकीरें लगभग मर चुकी थी वह अचानक पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगी। नैना की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बंद पलकों के पीछे उसकी पुतलियाँ बिजली की गति से हिली। उसके मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क उसकी तेज सांसों से धुंधला पड़ गया। मृत्युंजय का हाथ कांप गया। उसकी उंगली जो ट्रिगर दबाने ही वाली थी वहीं थम गई। डॉक्टर चिल्लाते हुए बोले, मिस्टर रनावत, देखिए, चमत्कार हो गया, उनकी पल्स वापस आ रही है। शी इज़ फाइटिंग बैक। मृत्युंजय ने जैसे ही देखा कि मॉनिटर पर जिंदगी की लहरें वापस लौट आई है, उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर जमीन पर गिर गई। वह घुटने के बल वहीं नैना के बेड के पास बैठ गया।
उसका वह पत्थर जैसा गुरूर, वह सख्त वाला अंदाज सब मिट्टी में मिल गया। उसने अपना सिर नैना के हाथ पर रख दिया और उसके कंधे बुरी तरह कांपने लगे। वह शख्स जो पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं झुका, आज अपनी स्वीटहार्ट की सांसों के आगे घुटनों पर था। वह रूंधे गले से कहा, वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। ये नज़ारा देख विपिन और अगस्त आज अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। डॉक्टरों और नर्सों के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, जहां एक शख्स अपनी रूह को बचाने के लिए खुद की कनपटी पर मौत रख दे। फार्म हाउस के उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था और बाहर पूरा रघुवंशी और रनावत परिवार पहुंच चुका था। रणविजय जी, त्रिशा, विक्रम जी, गौरी जी, मीरा जी, सौर और वीर सबके कदम वहीं जम गए थे। उनकी आंखों के सामने जो नज़ारा था उसने उनके कलेजे को चीर कर रख दिया था। सौर और वीर ने जब अपनी गुड़िया की सांसें लौटते देखे तो राहत की सांस लिए। वीर तो अंदर भागना चाहता था, पर सौर ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं वीर, अभी नहीं, ये पल उन दोनों का है। हमारी गुड़िया वापस आ गई है, बस यही काफ़ी है। सौर की अपनी आवाज़ भर आई थी। वहीं त्रिशा अपनी बेटी को मौत के मुंह से बाहर आता देख दरवाजे पर ढह गई और फुट फुट कर रोने लगी। सबकी आंखों में सुकून था, लेकिन मोना की आंखों में हैरत थी। वह अब पलक मृत्युंजय को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस एमजे ने बरसों तक खुद को भावनाओं से दूर रखा, जिसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, वह आज एक लड़की के लिए इस कदर टूटकर बिखर सकता है। अदिति भी वहीं थी। नैरा ने उसे जैसे ही नैना के बारे में बताया था, वह खुद को रोक नहीं पाई थी। आज उसे भी एहसास हो रहा था नैना के हर एक शब्द का कि उसके मिस्टर रनावत किस कदर उसके लिए पागल हैं। फार्म हाउस के हॉल की हालत देखकर रनावत और रघुवंशी परिवार के रोंगटे खड़े हो गए थे। टूटे हुए शीशे, गोलियों से छलनी दीवारें और बिखरा हुआ सामान गवाही दे रहा था कि मृत्युंजय की रूह किस कदर तड़पी है। अगस्त और विपिन भी हॉल में आ गए थे, पर अगस्त का व्यवहार अदिति के लिए किसी बर्फीली चोट जैसा था। अदिति की नज़रें बार बार उस पर ही टिक रही थी, पर अगस्त ने अपनी आंखें पत्थर की कर ली थी। उसने एक बार भी अदिति की तरफ नहीं देखा था, जिससे अदिति की आंखों में नमी तैर गई। अगस्त ने गहरी सांस लेकर पूछा, आप लोगों को कैसे मालूम चला कि भाभी यहाँ है और उनके साथ ये सब? सौर ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और वह वीडियो क्लिप अगस्त को दिखा दी। वीडियो देखते ही अगस्त और विपिन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो समझ गए कि यह सब अर्जुन रघुवंशी की घिनौनी चाल है। तभी वीर गुस्से में पूछा, अगस्त कौन है ये? किसने ये वीडियो भेजा है? हमारे लोग लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हमारी गुड़िया पर यह हमला किसने किया? अगस्त ने एक गहरी सांस ली और बड़ी ही सफाई से बात को घुमा दिया और बोला, वीर अभी हमें भी पूरी जानकारी नहीं है। शायद एमजे का ही कोई दुश्मन होगा, पर तुम चिंता मत करो, हम सब हैंडल कर लेंगे। हॉल में पसरा सन्नाटा और भी गहरा हो गया जब सौर की आवाज़ ने सबको झकझोर दिया। वह गुस्से से कांपते हुए कहा, कहीं इन सब के पीछे दादाजी का तो हाथ नहीं है ना? कुछ दिन पहले ही नैना ने बताया था कि जब वह मिस्टर रनावत के साथ शॉपिंग पर गई थी, तब उनकी गाड़ी पर हमला दादाजी ने ही करवाया था। अगर इस बार भी उनका हाथ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरे दादाजी हैं। वो मेरा वो रूप देखेंगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। वीर की बात सुनकर गौरी जी, विक्रम जी, सुलक्षणा जी के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्हें तो यह बात पता ही नहीं थी। वहीं रणविजय जी ने आगे बढ़कर सौर के कंधे पर हाथ रखा, हालांकि उसने उनका हाथ झटक दिया। रणविजय जी ने गहरी सांस लेकर गंभीरता से बोले, शांत हो जा सौर। पूरा दिन पिताजी हमारे साथ ही थे। बिना किसी ठोस सबूत के हम उन पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। अगस्त खामोश खड़ा यह सब देख रहा था। उसके पास सच था, पर वह जहर उगलने का सही वक्त नहीं था। उसे पता था कि असली खेल अर्जुन रघुवंशी खेल रहा है, लेकिन अर्जुन रघुवंशी जिंदा है, यह खबर इस वक्त बम फटने जैसी होती। तभी वीर, जो अब तक खामोशी से अपनी मुठियाँ भींचे खड़ा था, उसने अपनी ठंडी और जानलेवा आवाज़ में पूछा, उन गुंडों का क्या हुआ अगस्त? वो दरिंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरी बहन पर हाथ उठाया? सौर की भी मुठियाँ भिज गई थी। वह बोला, मैं उन गुंडों को अपने हाथों से तरपा तरपा कर मारूंगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि रघुवंशियों की बेटी पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है।
अगस्त के चेहरे पर एक फीकी और डरावनी मुस्कान आई। उसे याद आया कि कैसे मृत्युंजय ने उन दरिंदों को एसिड के कुंड में जिंदा उतार दिया था। अगस्त ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सौर। उनकी मौत ऐसी हुई है कि उनकी चीखें अभी आसमान में गूंज रही होंगी। एमजे ने उनका वो हश्र किया है कि उनकी लाशें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया। मीरा जी, मेघा और सुलक्षणा जी का कलेजा काँप उठा। नायरा और अदिति भी सिहर उठी। अगस्त ने कहा, खैर ये सब छोड़िए, आप लोग बहुत थक गए हैं, प्लीज़ घर जाइए। भाभी को होश आते ही मैं खबर कर दूंगा। त्रिशा जिद पर अड़ते हुए बोली, नहीं, जब तक मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से होश में नहीं देखूंगी, मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलने वाली हूँ। अगस्त उनकी ममता को समझ रहा था। उसने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो आप लोग गेस्ट रूम में आराम कीजिए। अभी आप सब आईसीयू में नहीं जा सकते क्योंकि एमजे इस वक्त किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देगा। पिछले 48 घंटे किसी कयामत से कम नहीं था। फार्म हाउस के उस बंद कमरे में वक्त जैसे ठहर गया था। मृत्युंजय रनावत ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। उसकी आंखें पत्थर की तरह सिर्फ और सिर्फ नैना के चेहरे पर टिकी थी। खुद को जगाए रखने के लिए उसने सिगरेट का बेतहासा सहारा लिया था। कमरे के एक कोने में पड़े अनगिनत एश ट्रे और सिगरेट के टुकड़े गवाही दे रहे थे कि उसने खुद के फेफड़ों को किस कदर जलाया है। कमरे में सिगरेट के कड़वे धुएं और दवाइयों की गंध के बीच अचानक वह पल आया जिसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज हुई और नैना की भारी पलकें धीरे से खुली। सोफे पर बेजान बैठा मृत्युंजय की नज़रें बिजली की गति से नैना पर जमी। डॉक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर उसे चेक किया और राहत की एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोले, मिस्टर रनावत, मिसेज रनावत को होश आ रहा है। यह सुनते ही मृत्युंजय के शरीर में जैसे जान लौट आई हो। वह लड़खड़ाते हुए बेड के पास पहुंचा और नैना की ठंडी हथेलियों को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। नैना ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली, पर उसकी निगाहें सीलिंग पर जमी थी, एकदम खाली, बिना किसी भाव के। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग अभी भी उस खौफनाक अंधेरे से बाहर नहीं आया है। मृत्युंजय महसूस कर सकता था कि नैना के हाथ उसकी पकड़ के अंदर थरथरा रहे थे। वह डर अब भी उसकी रूह में समाया हुआ था। नैना ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। जैसे ही उसकी नज़र मृत्युंजय पर पड़ी, वह ठिठक गई। सामने खड़ा शख्स वह उसके मिस्टर रनावत नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरे पर 2 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी और बेतहासा थकान थी। उसकी आंखों में वह मायूसी और टूटन थी जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पसीज जाए। मृत्युंजय की हालत देखकर नैना का कलेजा मुंह को आ गया। वह चीख कर रोना चाहती थी। वह उन जहरीले शब्दों को भुलाकर उसके गले लगना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखों में धीरे धीरे पानी भर आया। मृत्युंजय ने बिना एक शब्द बोले उसकी हथेली को अपने माथे से सटा लिया। उसकी बंद आंखों के किनारों से आंसू निकलकर नैना की कलाई पर गिरे। मृत्युंजय ने जिस शिद्दत और डर के साथ नैना का हाथ थामा हुआ था, जैसे वह कह रहा हो कि मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। नैना बस उसे देखती रह गई और उसका दिल तड़प उठा। ठीक उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और पूरा परिवार, रघुवंशी और रनावत अंदर दाखिल हुए। आईसीयू का वह कमरा अब सिसकियों और अपनों की फिक्र से भरा हुआ था। रघुवंशी और रनावत परिवार के हर सदस्य की आंखें नम थी। सबने नैना को घेर रखा था। कोई उसका हाथ थाम रहा था तो कोई उसके माथे को सहला रहा था। लेकिन इस भीड़ के बीच भी नैना खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसकी निगाहें स्थिर थी, बिना किसी भाव के। वहीं दूर सोफे पर बैठा मृत्युंजय अपनी गहरी और पैनी नज़रों से नैना के चेहरे के हर उतार चढ़ाव को पढ़ रहा था। वह जानता था कि नैना की खामोशी महज एक सदमा नहीं है, बल्कि उसके अंदर चल रहा कोई भयंकर युद्ध है। त्रिशा ने कांपते हाथों से नैना के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा। उसकी ममता भरी आवाज़ कमरे में गूंजी। वह रूंधे गले से बोली, मेरी बच्ची, कैसी है तू? यह सब कैसे हो गया नैना? तू जानती है तेरी माँ की जान निकल गई थी तुझे इस हालत में देखकर। नैना अपनी माँ को एकटक देख रही थी, पर उसके कानों में त्रिशा की आवाज़ के बजाय अर्जुन के वो घिनौने शब्द गूंज रहे थे, तुम एक वेश्या की बेटी हो, तुम्हारे अंदर गंदा खून है। नैना का दिल भारी हो रहा था। वह चीख कर पूछना चाहती थी, मॉम, क्या मैं आपकी कोख से नहीं जन्मी? कौन है वो औरत जिसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है?
उसकी पलकें भारी होने लगी। रोना आ रहा था पर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह त्रिशा की आंखों में अपने लिए वह बेपनाह प्यार देख सकती थी जिसने आज तक उसे कभी पराया होने का एहसास तक नहीं होने दिया था। नैना धीमी और टूटी आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ मॉम। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे, पर अब मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। त्रिशा ने तुरंत नैना को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी उजड़ती दुनिया को फिर से समेट लिया हो। वह उसके माथा को चूमते हुए बोली, तू मेरी स्ट्रांग बेटी है, तुझे कुछ नहीं हो सकता था। एक एक करके सौर, वीर, अदिति, नैरा ने भी नैना का हाल जाना। सबकी आंखों में राहत थी, पर नैना का मन अभी भी उस अंधेरे कुएं में था जहां अर्जुन उसे छोड़ गया था। तभी डॉक्टर ने स्थिति को संभालते हुए कहा, मिस्टर रनावत, अब इन्हें आराम की ज़रूरत है। आप सभी कृपया कमरे से बाहर आ जाइए। डॉक्टर के आदेश पर भारी मन से पूरा परिवार एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लगा। त्रिशा का मन नहीं था अपनी बेटी का हाथ छोड़ने का, पर वीर ने उसे सहारा देकर बाहर निकाला। वहीं स्टडी रूम के भारी सन्नाटे में सिगरेट का धुआं किसी जहरीले सांप की तरह कुंडलियां मार रहा था। मृत्युंजय की आंखें पथराई हुई थी, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। उसे रह रहकर उन गुंडों का वो गंदे हाथ याद आ रहे थे जिन्होंने नैना को छूने की जुर्रत की थी। हालांकि उसने उन दरिंदों को मौत से भी बदतर सजा दी थी, पर उसका कलेजा तब तक ठंडा नहीं होने वाला था जब तक वह अर्जुन रघुवंशी की रगों से खून का आखिरी कतरा ना निचोड़ ले। अगस्त ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, एमजे, जिस जगह भाभी को रखा गया था वहां लाइव टेलीकास्ट का पूरा सेटअप था। इसका मतलब है कि अर्जुन रघुवंशी एक एक पल का तमाशा लाइव देख रहा था। उसने वो पूरी रिकॉर्डिंग रघुवंशी फैमिली के उन लोगों को भेजी जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, खासकर त्रिशा रघुवंशी और रणविजय रघुवंशी को। मृत्युंजय ने अपनी सिगरेट का एक लंबा कस लिया और धुएं का गुबार छोड़ते हुए खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखने लगा। उसकी पीठ अगस्त की तरफ थी, पर उसका पूरा शरीर तनाव में था। अगस्त ने कहा, उसका मकसद सिर्फ नैना भाभी को मारना या तुझे तोड़ना नहीं था एमजे। वो अपने ही परिवार के दिमाग से खेल रहा है। वो सबको डरा देना चाहता है ताकि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने या केस को आगे बढ़ाने की हिम्मत ना करे। वो सबको मेंटली अपाहिज बनाना चाहता है। अगस्त थोड़ा रुका और फिर कुछ सोचकर बोला, भाभी की हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वह स्क्रीन के जरिए या किसी ब्लूटूथ डिवाइस से भाभी के सामने आया है। उन्हें जो गहरा सदमा लगा है वह महज उस हमले का नहीं है, बल्कि अर्जुन रघुवंशी ने कुछ तो ऐसा किया है या कुछ कहा हो। मृत्युंजय ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और ठंडी आवाज़ में बोला, हो सकता है उसने हमारी 20 साल पुरानी दुश्मनी का जहर नैना के कान में घोला हो। उसने सच को मरोड़ कर अपनी कहानी सुनाई होगी। अगस्त ने एक पल के लिए अपनी नज़रें झुकाई, फिर हिम्मत जुटाकर वह कह दिया जिसे सुनकर मृत्युंजय के हाथ में जलती सिगरेट वहीं थम गई, नहीं एमजे, अगर उसने कुछ बताया भी होगा तो भाभी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि भाभी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम है। स्टडी रूम में सिगरेट का धुआं अब और भी घना हो गया था। अगस्त की आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। वह सांस रोक कर कहा, आई एम सॉरी एमजे, पर सच यही है। भाभी को तुम्हारा सारा सच मालूम है। वह 20 साल पुरानी रघुवंशी और अनावत की दुश्मनी, तुम्हारा अतीत, सब कुछ। मृत्युंजय के चेहरे पर कोई सिकन नहीं उभरी। उसने अपनी नज़रें अगस्त से हटाकर खिड़की के पार घने अंधेरे पर टिका दी। उसे अंदाज़ा तो पहले ही हो गया था। नैना के बर्ताव में आई वो अचानक नरमी, उसकी आंखों में वो गहराता दर्द, उसके लिए बेपनाह मोहब्बत। जो मृत्युंजय रनावत अगर दुनिया की साजिशें पढ़ सकता था तो अपनी पत्नी का अचानक बदला व्यवहार कैसे नहीं पहचानता। लेकिन उसने अगस्त को कोई जवाब नहीं दिया। अगस्त ने गहरी सांस ली और कहा, पर एमजे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सच ने उन्हें इतना बड़ा झटका दिया होगा। जो सच उन्हें पहले से ही मालूम है वो सच उन्हें झटका कैसे दे सकता है। बल्कि तुम्हारे सच जानने के बाद उन्हें अपने ही परिवार से नफरत हो गई थी। अगस्त ने थोड़ा रुका, फिर उसने वह बात कही जिसने मृत्युंजय के दिमाग की नसें तान दी। बात कुछ और है एमजे। अर्जुन रघुवंशी ने भाभी के कान में कोई ऐसा जहर घोला है जो उन्हें इस गहरे सदमे में ले गया है। ये तुम्हारी दुश्मनी का सच नहीं है, ये कुछ और है।
मृत्युंजय ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और उसे एस्ट्रे में बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौन था। वह मन ही मन सोचा, कहीं उस दरिंदे ने नैना को ये तो नहीं बता दिया कि वह त्रिशा रघुवंशी की सगी बेटी नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप कोई और है। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस लिया और बोला, ये सब छोड़ो, मैं नैना को संभाल लूँगा। हमें इस वक्त उस अर्जुन रघुवंशी पर ध्यान देना है। ट्रैक करो उसे विपिन, मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अर्जुन रघुवंशी कहाँ दुबक कर बैठा है, एक एक पल की खबर चाहिए। विपिन के माथे पर पसीना चमक रहा था। वह बेबसी से बोला, बॉस, यह इम्पॉसिबल है। जैसे ही इम्पॉसिबल शब्द मृत्युंजय के कानों में पड़ा, उसने बिजली की तेजी से विपिन का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि विपिन के दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। मृत्युंजय दांत पीसते हुए कहा, मृत्युंजय रनावत के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है विपिन। मुझे वो नंबर, वो लोकेशन, वो सैटेलाइट, सब कुछ हैक चाहिए। विपिन की नज़रें झुक गई, पर उसने हिम्मत जुटाकर सच कहा, बात आपकी काबिलियत की नहीं है बॉस। बात यह है कि अर्जुन ने जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया है वह दुनिया की सबसे ऊंची और डार्क सिक्योरिटी है। उसने वीडियो भेजा क्योंकि उसे पता था कि हम उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उसने डायनामिक प्रॉक्सी और वेव शिफ्टिंग का इस्तेमाल किया है। उसकी लोकेशन हर सेकंड बदल रही है। उसके वेव तरंगों को तोड़ना इस वक्त हमारे बस की बात नहीं है। विपिन की बात सुनकर मृत्युंजय की पकड़ ढीली हुई, पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। तभी अगस्त ने बीच में टूकते हुए कहा, हाँ एमजे, यही सच है। अगर विपिन कह रहा है कि ये मुश्किल है, तो हमें किसी ऐसे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो डार्क वेब का बेताज बादशाह हो। मृत्युंजय का चेहरा गंभीर हो गया। तभी अगस्त ने कहा, खैर तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। फिलहाल तुम्हारा इस वक्त भाभी के पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो भी प्रक्रिया है उसे मैं और विपिन देख लेंगे। फार्म हाउस के बाहर गाड़ियों के इंजनों की आवाज़ गूंज रही थी। मृत्युंजय के सख्त आदेश के बाद पूरा परिवार भारी मन से वहां से निकलने के लिए तैयार था। किसी का मन नहीं था, लेकिन मृत्युंजय के आगे कहाँ किसी का चलता था। किसी का भी दिल वहां से जाने का बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था। अगस्त सबको विदा करने के लिए पोर्टिको तक आया। जैसे ही सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े, पीछे से एक कांपती हुई आवाज़ आई। अदिति बोली, अगस्त के कदम वहीं जम गए, पर वह पलटा नहीं। उसकी पीठ अदिति की तरफ ही थी। अदिति का उसे इस तरह इग्नोर होते देख अंदर तक टूट रही थी। अगस्त, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तभी अगस्त बिना मुड़े ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बाकी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अगर अब नहीं निकली तो अकेली पड़ जाओगी और यहाँ से वापस जाने का कोई साधन नहीं मिलेगा। सो बेहतर होगा कि तुम निकल जाओ। बिना कोई दूसरा शब्द कहे अगस्त फिर से अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार भी अदिति का चेहरा देखना गवारा नहीं किया। अदिति वहीं खड़ी रह गई। उसकी मुट्ठियों में उसके दुपट्टे का कोना कस गया। उसकी आंखों से एक आंसू टपका, पर इस बार उस दर्द में एक अजीब सी समझ थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अगस्त की जाती हुई परछाई को देखा और मन ही मन बोली, अब समझ में आया अगस्त कि तुम पर क्या गुजरी होगी जब मैंने तुम्हें इग्नोर किया था। उस वक्त तुम्हारी रूह भी ऐसी ही तड़पी होगी। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कैसे वापस पाना है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अदिति के चेहरे पर उस दर्द के बीच एक मीठी और जिद्दी मुस्कान आ गई। वहीं आईसीयू का वह भारी दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला। कमरे के अंदर नीली रोशनी और मशीनों की हल्की बीप के बीच नैना अपनी आंखें मूंद शांति से लेटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही है, पर उसकी उखरी सांसें बता रही थी कि उसका जहन अभी भी कहीं उलझा हुआ है। मृत्युंजय ने वहां मौजूद नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। नर्स के जाते ही कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वो दबे पांव नैना के बिस्तर के पास आया और सोफे पर बैठने के बजाय सीधे बेड के किनारे बैठ गया। उसने बहुत कोमलता से नैना की ठंडी हथेली को अपने हाथों में लिया और उसके कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाया, स्वीटहार्ट, तुम सो रही हो। नैना ने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी नज़र मृत्युंजय पर पड़ी, वह देखती रह गई। पिछले कुछ घंटों में जो खौफनाक और पागल रनावत उसने देखा था वह अब गायब था। मृत्युंजय के चेहरे पर अब एक अजीब सी चमक और सुकून था, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ पाकर शांत हो गया हो।
मृत्युंजय ने कहा, क्या बात है स्वीटहार्ट, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नैना ने घबराकर अपनी पलकें झुका ली। मृत्युंजय के चेहरे पर एक पल के लिए बहुत ही मीठी और सुकून भरी मुस्कान आई। वह दबी आवाज में कहा, मुझे देखो स्वीटहार्ट। नैना ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वह टूटी हुई थी, अंदर तक बिखरी हुई। मृत्युंजय का दिल यह देखकर तड़प उठा। वही नैना उठने की कोशिश की तो मृत्युंजय ने फौरन अपना मजबूत हाथ उसकी कमर के पीछे लगाकर उसे सहारा दिया और बड़े प्यार से उसे बिठाया। उसने नैना के चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, ये कमबख्त आंसू बेवजह क्यों निकल रहे हैं स्वीटहार्ट? क्या तुम्हें अपने रानावत पर भरोसा नहीं है? नैना के होठ कांपे और उसके गले से एक रुंधी हुई आवाज़ निकली। वह सिसकते हुए बोली, मिस्टर रानावत। जैसे ही नैना के मुंह से वह नाम निकला, मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। पिछले 48 घंटों से वह इसी एक पुकार के लिए तरस गया था। उसे ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में उसे पानी की पहली बूंद मिल गई हो। उसकी रूह तक कांप गई। उसने धीरे से अपना माथा नैना के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मृत्युंजय फुसफुसाते हुए कहा, एक बार कहो ना स्वीटहार्ट, प्लीज़। नैना ने अपनी कांपती उंगलियों से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और फिर से वही नाम दोहराया, मिस्टर रानावत। मृत्युंजय को इस नाम में पूरी दुनिया का सुकून मिल रहा था। उसने झुककर नैना के माथे पर एक लंबा और गहरा चुंबन अंकित किया, जैसे वह उसके सारे जख्म अपनी रूह में समेट लेना चाहता हो। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटा और नैना की आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से पूछा, अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? नैना नज़रें झुकाकर बोली, आई एम सॉरी मिस्टर रानावत। मुझे पता है कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि आप बहुत गुस्से में होंगे, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये खौफनाक मंजर मेरे इंतज़ार में होगा। नैना अचानक चुप हो गई। मृत्युंजय ने एक लंबी और गहरी सांस ली। वह कैसे समझाए कि पिछले 48 घंटों में गुस्सा तो उसके आसपास भी नहीं भटका था। उसके जहन में सिर्फ एक ही जुनून था, नैना की जिंदगी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि गलती किसकी थी। उसे तो बस अपनी स्वीटहार्ट की सांसें वापस चाहिए थी। नैना आंसू पोंछते हुए बोली, दरअसल मैं अदिति से मिलने गई थी। मुझे उसके और अगस्त के बारे में सब मालूम था। मैं चाहती थी कि उनके बीच सब ठीक हो जाए, इसलिए मैं बिना बताए। नैना अपनी सफाई पेश कर रही थी कि मृत्युंजय ने अपनी ठंडी उंगली उसके होठों पर रख दी। वह बेहद शांत और गहरी आवाज़ में कहा, बस स्वीटहार्ट, तुम्हें कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक गुस्से की बात है तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। उस वक्त मेरा गुस्सा उन दरिंदों के लिए था जिसने तुम्हें हाथ लगाया था, और तुम्हारे लिए सिर्फ फिक्र थी। नैना के जहन में तूफान मचा हुआ था। वह चीख चीख कर मृत्युंजय को बता देना चाहती थी, अर्जुन रघुवंशी जिंदा है। हालांकि उसे यह भी यकीन था कि अब तक मृत्युंजय ने अपनी ताकत और अपने नेटवर्क से यह पता लगा ही लिया होगा। आखिर मृत्युंजय रानावत से कुछ भी छुपना नामुमकिन था, खासकर तब जब हमला उसकी स्वीटहार्ट यानी नैना पर हुआ हो। लेकिन जो बात उसको अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी, वह अर्जुन का दूसरा खुलासा था। नैना मन ही मन बोली, क्या मिस्टर रानावत को पता है कि मैं एक वेश्या की बेटी हूँ? क्या इन्हें पता है कि मेरी रगों में रघुवंशियों का नहीं बल्कि किसी गुमनाम औरत का गंदा खून दौड़ रहा है? वह कई बार अपना मुंह खोलती, पर शब्द उसके गले में ही घुट कर रह जाते। जब भी वह सच बोलने की कोशिश करती, मृत्युंजय के चेहरे पर अपने लिए जो बेपनाह सुकून और चमक देखती, वह उसे स्वार्थी बनने पर मजबूर कर देती। नैना की आंखों में हल्की हल्की नमी उतर आई। उसने झट से अपनी नजरें झुका ली ताकि मृत्युंजय उसके अंदर की कसमकस को पढ़ न ले। नैना गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर रानावत, वह क्या है ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। मृत्युंजय समझ चुका था कि नैना क्या सोच रही है। उसकी हर सांस, हर नज़र, हर खामोशी सब कुछ बता रही थी कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है। उसने नैना के चेहरे पर आई लटों को धीरे से पीछे किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श नैना के रूह तक जा रही थी। वह गहरी आवाज़ में बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। मैं पढ़ सकता हूँ तुम्हारी आंखें, पर अभी नहीं स्वीटहार्ट। अभी बस तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। मृत्युंजय ने हल्की सी सख्ती लाते हुए कहा, और ठीक होने के लिए तुम्हें दवा खाने की ज़रूरत है। फिर उसने प्लेट उठाई और उसके सामने रखते हुए बोला, और दवा खाने से पहले खाना खाने की ज़रूरत है, तो चलो पहले खाना खाओ।
बाकी दुनिया की हर बात, हर नफरत और हर दुश्मन को मैं देख लूंगा। नैना एकटक मृत्युंजय को देखती रह गई। उसकी आंखें धीरे धीरे भर आई। आज पहली बार उसे मृत्युंजय की आंखों में अपने लिए सब कुछ दिख रहा था। प्यार, परवाह, डर और खोने का खौफ। वह एहसास जिसके लिए वह तरस गई थी। वह जानती थी कि मृत्युंजय उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने कभी इस प्यार को लफ्जों में नहीं ढाला था। और आज सब कुछ उसकी आंखों में साफ था। नैना के होठ हल्के कांपे। उसने धीरे से प्लेट नीचे रख दी और अगले ही पल वो सीधे मृत्युंजय के सीने से लग गई। मृत्युंजय का दिल जोर से धड़क उठा। नैना सिसकते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करें मिस्टर रनावत। इतना प्यार कि जब मैं आपसे अलग हो जाऊं तो मुझे वो जुदाई तकलीफ ना दे। उस प्यार के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकूं। मुझे इतना प्यार दीजिए कि अगर मेरे रगों में गंदा खून भी बह रहा हो तो आपकी मोहब्बत उसे पवित्र कर दे। यह कहते ही नैना फुट फुट कर रोने लगी और मृत्युंजय का सीना धक से रह गया। गंदा खून, यह शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज उठे। वह मन ही मन बोला, गंदा खून। उसका शक सही था। अर्जुन ने नैना के वजूद को ही मार दिया था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने खुद को संभाल लिया। वह इस वक्त नैना को और परेशान नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे वह उसे दुनिया की हर जहर से बचा लेना चाहता हो। वह नैना के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम जो कहोगी मंजूर है, लेकिन आइंदा खुद को गंदा खून नहीं कहोगी। तभी नैना झटके से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या आपको सब पता है? मृत्युंजय ने नैना के कांपते हाथों को अपनी हथेलियों में लिया और बेहद शांत और गहरी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ स्वीटहार्ट, तुम्हारी आंखें वो सब कह रही है जो तुम्हारी जुबान बोलने से डर रही है। पर क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मिस्टर रनावत को सच जानने के लिए तुम्हारे लफ्ज़ों की ज़रूरत है? तुम्हारे किसी भी सच से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम ज़्यादा सोचो मत। नैना नम आंखों से बस उसे देखती रह गई और वह बोली, मिस्टर रनावत, आप मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे ना? हमेशा? वह बातें जो आपने मेरे बेहोशी में कही, वह आपने कभी मेरे सामने नहीं कही और शायद पूरी ज़िंदगी कहते भी नहीं। अगर मुझे पता होता कि आपके दिल की बात को लबों पर लाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा तो मैं 100 बार मरने के लिए रेडी हो जाती। जैसे ही मरने का शब्द नैना की जुबान पर आया, मृत्युंजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह भारी और कांपती आवाज़ में कहा, चुप, बिल्कुल चुप स्वीटहार्ट। दोबारा ऐसी मनहूस बात अपनी जुबान पर मत लाना, वरना तुम्हारी जुबान तोड़ने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। नैना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आई और बोली, मरने की बात नहीं करूंगी तो अब कहिए ना कि आप मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे। नैना की बातें सुनकर मृत्युंजय गंभीर हो गया। कमरे में छाई वह हल्की सी मुस्कुराहट अचानक एक भारी सन्नाटे में बदल गई। उसने एक गहरी और बोझिल सांस ली। वह बेड से उठा और नैना की उन उम्मीद भरी आंखों से नजरें चुराते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरी रात थी, पर मृत्युंजय का दिल भी उसी अंधेरे में घिरा हुआ था। भले ही आज उसने सबके सामने और अपनी रूह के सबसे गहरे कोने से यह स्वीकार कर लिया था कि वह नैना से बेपनाह मोहब्बत करता है। भले ही वह शब्द नैना को मौत के मुंह से वापस लाने के लिए कहे गए थे, पर वह शब्द पत्थर की लकीर थी। वह सच था, पर उस सच के आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, विक्टर से किया गया वादा। नैना की बातें सुनकर मृत्युंजय और भी ज़्यादा उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मोहब्बत को चुने या अपनी जुबान को। एक तरफ विक्टर से किया हुआ वो आखिरी वादा था जिसे वह कभी नहीं तोड़ सकता था, और दूसरी तरफ नैना की वो आंखें थी जिनमें उसके लिए पूरी कायनात बसी थी। खिड़की के बाहर देखते हुए भारी आवाज़ में मृत्युंजय ने कहा, हमारी किस्मत ऐसी नहीं है स्वीटहार्ट कि मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे प्यार करूं और तुम मुझसे। काश चीज़ें इतनी आसान होती जितनी तुम सोच रही हो। नैना धीरे से बेड से उठी और लड़खड़ाते कदमों से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मृत्युंजय की आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जिसे नैना के दिल को चिर दिया था। वह आगे कुछ बोलता, नैना ने तुरंत अपनी एक उंगली मृत्युंजय के होठों पर रख दी, जैसे वह उस कड़वे सच को नहीं सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक ऐसी चमक थी जो मृत्युंजय को अंदर तक हिला गई। नैना दृढ़ता से बोली, मैं वादा करती हूँ मिस्टर रनावत, मैं आपके और आपके किसी भी वादे के बीच में कभी नहीं आऊँगी। मैं जानती हूँ कि आपने मोना के डैड से क्या कहा है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मुझे तो बस इन आने वाले 10 महीने में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर रनावत की मिसेज रनावत बनकर जीना है। नैना की आवाज़ अचानक धीमी और भारी हो गई, जैसे वह अपनी रूह का आखिरी फैसला सुना रही हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इन 10 महीनों में सिर्फ और सिर्फ मेरे होने चाहिए। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिए, वरना मैं आपको आज साफ कह देती हूँ, अगर दोबारा ऐसी स्थिति आई और मेरी सांसें टूटने लगी तो आप मुझे कितनी ही बार पुकार ले, मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं मौत को गले लगा लूँगी, पर इस अधूरे प्यार के साथ वापस नहीं लौटूंगी। नैना की यह धमकी मृत्युंजय के कलेजे को चिर गई। दोबारा वापस नहीं आऊंगी, इन शब्दों ने मृत्युंजय को उस अंधेरी रात की याद दिला दी जब नैना की धड़कनें रुक गई थी। वह उसे खोने का जरा भी जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने झटके से नैना को अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि नैना की सिसकियां उसके कोट में दब गई। मृत्युंजय ने गहरी आवाज़ में कहा, बस और एक शब्द मत कहना। ये क्या लगा रखा है तुमने, मरने का, वापस ना आने का? ऐसी बातें दोबारा मत करना स्वीटहार्ट। ठीक है स्वीटहार्ट, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। ये 10 महीने सिर्फ तुम्हारे हैं। मृत्युंजय ने एक लंबी सांस ली और उसे वापस बेड पर बिठाया और खाने की प्लेट वापस उठाते हुए एक निवाला नैना के होठ के करीब लाया और हुक्म देने वाले लहजे में कहा, तो चलो चुपचाप अब ये खाना खाओ स्वीटहार्ट। नैना ने अपने होठ सिकोड़ लिए और अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो मृत्युंजय को और भी बेचैन करी थी। नैना जिद के साथ बोली, नहीं, ऐसे नहीं। मृत्युंजय की भवें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नाजुक हालत में भी इस लड़की के अंदर इतना टसन कहाँ से आता है। मृत्युंजय ने कहा, मतलब अब और क्या चाहिए तुम्हें? कर दिया ना वादा? नैना तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, पहले आप मुझे वो 3 शब्द बोलिए, तभी मैं ये खाना खाऊंगी। और हाँ, मुझे आपके साथ डेट पर भी जाना है, वरना यह प्लेट यहाँ से ले जाइए। मृत्युंजय के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो अच्छी तरह जानता था कि नैना हर सिचुएशन का फ़ायदा उठाना बखूबी जानती है, पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह इस कदर जिद पर अड़ जाएगी। वो झेपते हुए कहा, कौन से 3 शब्द? चुपचाप खाना खाओ, बहुत हो गए तुम्हारे ये प्यार वाले नखरे। नैना मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, आप जब तक नहीं कहेंगे मैं एक निवाला भी नहीं लूँगी। और भूलिए मत, आपने मुझे अभी वादा किया है कि जो मैं कहूँगी आप वही करेंगे, इसलिए आपको वो 3 शब्द कहने होंगे। वो सारी बातें दोबारा कहनी होगी जो आपने मेरी बेहोशी में कही थी। आपने कहा था कि अभी हमारे प्यार का टसन होना बाकी है, तो मुझे पहले वो शब्द सुनने हैं, उसके बाद ही ये निवाला मेरे अंदर जाएगा। यह सुनते ही मृत्युंजय को जैसे अचानक जोर से खांसी आ गई। उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। वह नज़रें चुराते हुए बोला, वो तो बस मैंने तुम्हें जगाने के लिए कहा था। दवाइयों के असर में तुम्हें गलतफहमी हुई है। नैना बोली, अच्छा तो फिर ठीक है। मिस्टर रनावत को मुझसे प्यार नहीं है तो मिसेज रनावत को भी खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने तकिए पर अपना सिर पटक दिया और आंखें बंद कर ली। मृत्युंजय ने एक हार मानी हुई मुस्कान दी। वो समझ गया था कि नैना से जीतना नामुमकिन है। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। क्या होगा कहानी में आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।